हाल ही में मैं अपने दोस्त के नए घर के गृह प्रवेश में गई। उसने नोएडा की एक सोसाइटी में घर खरीदा था। घर देखने में बहुत सुंदर और अच्छी लोकेलिटी में था। मेरी भी इच्छा हुई कि मैं उस घर की कीमत जानूं, तो मैंने उससे उसके घर की कीमत के बारे में पूछा। तो उसने बताया कि घर तो उसने 55 लाख का लिया, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री मिलाकर घर उसको करीब 60 लाख तक का पड़ गया। यानी घर की असली वैल्यू 55 लाख नहीं बल्कि 60 लाख थी। ऐसे में ये समझने वाली बात है कि घर की मूल कीमत में घर की कीमत के साथ साथ ऐसे तमाम टैक्स जुड़े होते हैं जो खरीदने वाले को ही पे करने होते हैं। यानी आज की तारीख में अपनी पसंद का घर मिलना एक मुश्किल काम है, लेकिन फिर बजट की बात आती है और घर खरीदने के लिए सिर्फ ईएमआई की योजना बनाना ही काफी नहीं है, क्योंकि ये भी ध्यान रखें कि घर की कीमत में और भी खर्चे शामिल होते हैं। ये खर्चे आपकी प्रॉपर्टी की कीमत के अलावा होते हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो अगर आपके घर या संपत्ति का मूल्य लगभग 50 लाख रुपए है, तो आपको इस राशि से अधिक का भुगतान करना पड़ सकता है और ये आपकी ईएमआई का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि दिल्ली और नोएडा में आपको एक घर खरीदने पर कितनी रजिस्ट्री और स्टैम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि दिल्ली या नोएडा में घर खरीदना सिर्फ बेस प्राइस देना नहीं है। असल में घर की दिखने वाली कीमत और आपकी जेब से निकलने वाली अंतिम राशि के बीच 15 से 25% तक का अंतर हो सकता है। 2026 के ताजा नियमों के अनुसार आपको एक घर की कीमत की एक्चुअल वैल्यू और टैक्स का पूरा हिसाब समझाते हैं। सबसे पहले दिल्ली और नोएडा में रजिस्ट्री और स्टैम्प ड्यूटी के खर्च के बारे में समझते हैं, क्योंकि किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी में सबसे बड़ा अतिरिक्त खर्च है जो आपको सीधे सरकार को देना होता है। जो प्रॉपर्टी के सर्किल रेट या एग्रीमेंट वैल्यू दोनों में से जो भी ज्यादा हो उस पर कैलकुलेट किया जाता है। पहले बात दिल्ली की, तो पुरुष खरीदार के लिए ये रजिस्ट्री की वैल्यू का 6% होता है। वहीं महिला खरीदार के मामले में इसमें 2% की छूट मिलती है और कुल 4% का टैक्स चुकाना होता है। वहीं अगर पुरुष और महिला दोनों जॉइंट प्रॉपर्टी के खरीदार हैं तो उस केस में 5% होता है। वहीं रजिस्ट्रेशन फीस 1% प्लस 100 रुपये होती है। वहीं नोएडा में ये थोड़ा ज्यादा है, जहाँ पुरुष खरीदार के लिए 7% और महिला खरीदार के लिए 6% है। वहीं जॉइंट खरीदारी पर ये 6.5% टैक्स हो जाता है। इसके अलावा 1% रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होती है। ये टैक्स आपको रजिस्ट्री की कीमत पर चुकाना होता है। एक बात याद रखें कि दिल्ली में 25 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी पर 1% एडिशनल ट्रांसफर ड्यूटी भी लग सकती है। इसके बाद एक अतिरिक्त टैक्स है जीएसटी। जी हाँ, घर की खरीदारी पर भी आपको जीएसटी चुकाना पड़ता है। अब जीएसटी का नियम इस बात पर निर्भर करता है कि घर बनकर तैयार है या नहीं। जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन घर के लिए, यानी जिसका निर्माण पूरा नहीं है, आपको यहाँ पर 5% जीएसटी देना होता है, वो भी बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के। और यदि घर अफोर्डेबल श्रेणी यानी 45 लाख से कम में है तो ये 1% होगा। वहीं रेडी टू मूव घर के लिए अगर प्रोजेक्ट को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुका है तो कोई जीएसटी नहीं लगता। यही कारण है कि तैयार घर टैक्स के नजरिए से सस्ते पड़ते हैं। इसके बाद बारी आती है प्रॉपर्टी डीलर के कमीशन की। ये आपके सौदे का 1 से 2% हो सकता है। यानी अगर मकान का सौदा 50 लाख का हुआ है तो प्रॉपर्टी डीलर को 50 लाख का 1% कमीशन के तौर पर देना होता है। ये दोनों ही पार्टी डीलर को देती हैं, घर खरीदने वाली भी और घर बेचने वाली भी। इसके अलावा भी कई छिपे जरूरी खर्च इसमें शामिल होते हैं जो बिल्डर अक्सर इन्हें बाद में जोड़ते हैं, जो आपकी कुल लागत बढ़ा देते हैं। पहला है पीएलसी यानी कि प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज। अगर फ्लैट पार्क फेसिंग कॉर्नर या स्विमिंग पूल की तरफ है तो 200 से 800 रुपए प्रति स्क्वायर फीट अतिरिक्त आपको देना पड़ सकता है। यानी अगर आपने चूज किया है कोने का मकान है, फ्रंट फेसिंग है, तो आपको ये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। दूसरा है फ्लोर राइज चार्ज। जैसे जैसे मंजिल बढ़ती है कीमत बढ़ती है। आमतौर पर 50 से 200 रुपए प्रति मंजिल या स्क्वायर फीट आपको यहाँ पर चुकाना पड़ता है। तीसरा है पार्किंग चार्जेस। नोएडा और दिल्ली के बड़े प्रोजेक्ट्स में एक कार पार्किंग के लिए 3 लाख से 10 लाख रुपए तक वसूले जाते हैं। चौथा है IFMS यानी कि कॉर्पस फंड। ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज में मेंटेनेंस के तौर पर लिया जाता है। मेंटेनेंस के लिए एक मुश्त फंड लिया जाता है जो 50,000 से 3 लाख रुपए तक का हो सकता है और ये आपसे ही वसूला जाता है। इसके बाद बारी है एक्सटर्नल कनेक्शन चार्जेस, यानी बिजली, ट्रांसफार्मर और पानी के कनेक्शन के लिए आपसे 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक लिए जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आप घर की एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालें, जिसे एक आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में 1 करोड़ का एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर आपका बेस प्राइस हुआ 1 करोड़, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्जेस मिलाकर 7% के हिसाब से बना 7 लाख रुपए। अगर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको जीएसटी चार्जेस लगे 5%, लगभग 5 लाख रुपए।
पीएलसी, पार्किंग और क्लब मेंबरशिप मिलाकर करीब 8 लाख रुपए तक का खर्च। इसके बाद मेंटेनेंस प्लस लीगल प्लस अन्य खर्च मिलाकर करीब 1.5 लाख रुपए तक का खर्च। तो कुल मिलाकर घर की कुल कीमत एक बायर के तौर पर आपको 1 करोड़ नहीं बल्कि 1,21,50,000 रुपए के आसपास पड़ती है। इसलिए घर खरीदते समय बिल्डर से हमेशा ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट शीट मांगे। इसमें रजिस्ट्री को छोड़कर बाकी सभी खर्च जैसे कि पार्किंग, पीएलसी, जीएसटी लिखे होते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सर्किल रेट चेक करें। आप दिल्ली नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर उस इलाके का सर्किल रेट देखें ताकि स्टैंप ड्यूटी का आपको सही अंदाजा हो सके। तीसरा है, बिल्डर से पूछें कि क्या बिल्डिंग को ओसी मिल चुका है। अगर हाँ तो सीधे 5% जीएसटी की बचत होगी। वहीं आप बिल्डर के साथ पीएलसी और पार्किंग चार्जेस को लेकर भी मोलभाव कर सकते हैं और उसे थोड़ा कम करवा सकते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग मान लेते हैं कि बिल्डर के रेट फिक्स्ड है, लेकिन हकीकत में यहाँ 5 से 10% तक की बचत की गुंजाइश हमेशा होती है। तो कुल मिलाकर नेगोशिएशन टेबल पर कभी ये ना दिखाएं कि आप उस घर के प्यार में पड़ गए हैं। हमेशा एक ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट का जिक्र करें ताकि आपको एक बेहतर डील मिल सके और आप घर खरीदते समय कुछ पैसे बचा सके, क्योंकि घर खरीदने के बाद उसको सजाने के लिए भी आपको पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए घर की बात TV9 भारतवर्ष पर।